शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज एमसीक्यूज एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो पहले हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपकी बुक में वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये हमने सिस्टम जो है ये चैप्टर के अंदर डिस्कस भी किया था कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। बाकी जो ये तीनों एग्जांपल्स हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स नहीं हैं, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। And the next MCQ is if the mass of the bob of pendulum is increased by a factor of 3, the period of pendulum's motion will be। यानी अगर बॉब जो है उसकी मास को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? टाइम पीरियड जो है विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, रिमेन सेम, will be decreased by a factor of 2 or will be decreased by a factor of 4। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, मास का टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, रिमेन द सेम। यानी टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। मंदरजा झैल में से कौन से डिवाइस से हम दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफर्स भी और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी? तो ऑप्शन इसमें है अ स्ट्रिंग, अ रिपल टैंक, अ हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी, अ ट्यूनिंग फोर्क। तो चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हेलिकल स्प्रिंग को, स्लिंकी को, कि उसकी मदद से हम दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी और ट्रांसवर्स वेव्स भी। उसके एक स्प्रिंग के एक एंड को आपने फिक्स कर देना है और अगर उसको स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर दूसरे एंड को हम अप एंड डाउन मूव करेंगे तो फिर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह स्प्रिंग की मदद से हम दोनों की वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अ हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी। नेक्स्ट एमसीक्यूज वेव्स ट्रांसफर। वेव किस चीज को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो ये चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक जो है वो पढ़ा था वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो उनके साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम जो है वो भी ट्रैवल करता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, एनर्जी।
MCQ number 5, which of the following is method of energy transfer? कौन से मेथड से एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी मेथड हैं इनकी मदद से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले जो दो मेथड हैं कंडक्शन और रेडिएशन, उनकी मदद से हम हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी तरह वेव मोशन भी हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। MCQs number 6, in a vacuum all electromagnetic waves have the same speed, frequency, amplitude, wavelength। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है? तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और स्पीड, ये चार ऑप्शन हैं इस MCQs के। तो वैक्यूम के अंदर स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो चेंज नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो इस MCQs का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ जो हैं ये चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर कांस्टेंट रहती है। MCQs number 7, a large ripple tank with a vibrator working at frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 cm. The velocity of the wave is। तो इसमें ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, 25 वेव्स हैं और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से टाइम फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो वहाँ से अगर हम टाइम लेंगे तो उसके लिए रिलेशन हमारे पास होगा 25 डिवाइडेड बाय 30, यानी नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम। तो 25 डिवाइडेड बाय 30 आप पहले करेंगे, वहाँ से आपके पास 0.833 आंसर आएगा। उसके बाद आपने वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है d डिवाइडेड बाय टाइम, उस फार्मूले से वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ऑप्शन इसके हैं 53 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। MCQs number 8, which of the following characteristics of wave is independent of the others? तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करती? तो ऑप्शन है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसके मुताबिक ये स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड। लास्ट MCQs है बुक की एक्सरसाइज का। इसमें हमने रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्डा ऑफ अ वेव, यानी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो पहला ऑप्शन है vf इज इक्वल टू लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है f लैम्डा इज इक्वल टू v और थर्ड ऑप्शन है v लैम्डा इज इक्वल टू f, फोर्थ ऑप्शन है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर f। तो अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन जो करेक्ट रिलेशन बनता है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट रिलेशन होगा, एफ लैम्डा इज इक्वल टू बी। तो ये सारे MCQ जो हैं ये बुक के ऊपर आपने टिक कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं
conceptual questions. The first conceptual question at 10.1, if the length of simple pendulum is doubled, what will be the change in time period? अगर पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? तो इसका जो आंसर है वो इस तरह आपने स्टार्ट करना है। पहले आपने टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इसको आप कहेंगे। अब आपने जो लेंथ है उसको डबल कर देना है, तो जो न्यू लेंथ है उसको l डैश से आपने रिप्रेजेंट करना है। l डैश इज इक्वल टू 2l। अब हम जो न्यू टाइम पीरियड है t डैश वो फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने लेंथ की जगह पे 2l पुट करना है। तो t डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 2l ओवर g। तो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट 2 जो है उसको अलहदा कर लेना है और बाकी सारी वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखनी है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी t डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट में 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 पाई रूट l ओवर g जो है वो कैपिटल t के इक्वल है। तो इसकी जगह आपने कैपिटल T पुट कर देना है। t डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू कैपिटल T। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2। And the second conceptual question 10.2, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of ball simple harmonic? Explain. एक बॉल को हम फर्श पे फेंकते हैं और वो बाउंस होती रहती है बार बार, तो क्या बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस पढ़ी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक जो सिस्टम है वो वाइब्रेट कर रहा हो। पहली कंडीशन ये है कि सिस्टम मस्ट बी वाइब्रेटिंग। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, सिस्टम का इनर्शिया होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन तरफ होनी चाहिए। और लास्ट, सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, और सिस्टम जो है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। लेकिन जो बाउंसिंग बॉल है उसकी मोशन लीनियर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, और वो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं, सेटिस्फाई नहीं करती। बॉल की जो मोशन है वो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए बाउंसिंग बॉल की जो मोशन है उससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। Bouncing ball motion is linear motion and it does not fulfill the condition simple harmonic motion, so its motion is not simple harmonic motion. Third conceptual question, a student performed two experiments with simple pendulum. He used two bobs of different masses by keeping the other parameters constant. To his astonishment, the time period of pendulum did not change. Why? एक स्टूडेंट है वो 2 दफ़ा पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। पहले एक छोटी बॉब के साथ परफॉर्म करता है, फिर एक बड़ी बॉब के साथ परफॉर्म करता है, यानी डिफरेंट मैसेज के साथ परफॉर्म करता है। लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ हैं, लेंथ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वगैरह, वो कांस्टेंट है। तो वो ये चीज़ नोटिस करता है कि टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है पेंडुलम का। तो क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो लिखना है आपने पहले, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। तो इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा।
This equation shows that time period of simple pendulum only depends on length of simple pendulum and gravitational acceleration. It is independent of mass of bob, so time period will remain same. mass का टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बॉब्स की mass चेंज करने से टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. Conceptual question number 4, 10.4. What types of waves don't require any material medium for their propagation? कौन सी वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए? तो हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेट करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करना है और एग्जांपल्स लिखनी है. Those waves which don't require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. For example, radio waves, microwaves, laser, ultraviolet rays, etc. तो इस तरह आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करके उसके साथ एग्जांपल्स लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये बुक का. 10.5 कि प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर. व्हाट चेंज अकर्स इन द स्पीड ऑफ द वेव्स? रिपल टैंक में वेव्स जो हैं वो रिफ्रैक्शन हो रही है वेव्स की, और वेव जो हैं वो डीप से शैलो वाटर में जा रही हैं, तो स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट होगा? तो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब रिफ्रैक्शन होती है और वेव जो हैं वो जब डीप से शैलो वाटर में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, स्पीड और वेवलेंथ जो है वो भी चेंज हो जाती है. वाटर वेव्स के केस में जो स्पीड है वो डेप्थ ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है. जितनी डेप्थ कम होगी उतनी स्पीड भी कम हो जाएगी. तो जब वेव जो हैं वो शैलो वाटर में जाएंगी तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ये फार्मूला हमने पढ़ा था वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो इस फार्मूले से भी हमें यही पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल वेवलेंथ. तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी. होमवर्क अपना नोट कर लें. इसमें पहले आपने जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका करेक्ट ऑप्शन बुक के ऊपर आपने टिक करने हैं, और नोटबुक पे आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लिखने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.